Okay students, welcome to my video. In this video I discuss class 9th biology chapter 1st. The chapter name is improvements in food resources. आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इस फर्स्ट चैप्टर में इम्प्रूवमेंट्स ऑफ फूड रिसोर्सेज, जो भोजन के जो स्रोत होते हैं, कहाँ से भोजन प्राप्त होते हैं और उसका इम्प्रूवमेंट्स, उसमें जो चेंजिंग है वो किस प्रकार से होता है। तो इस चैप्टर में पूरे डिटेल से इम्प्रूवमेंट्स ऑफ फूड रिसोर्सेज, जो भोजन के स्रोत होते हैं उनका किस प्रकार से बदलाव और चेंजिंग होती है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। वी स्टार्ट द फर्स्ट पॉइंट, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मीन्स एकीकृत फार्मिंग और एग्रीकल्चर, जिसे एकीकृत कहते हैं यानी उन्नत कृषि कहा जाता है, और दूसरा होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिनका आगे हम अगले पॉइंट में करते हैं। तो इन दिस पॉइंट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सो द डिफरेंट टेक्निक्स यूज developments and growth of the farming. There are different types of the revolution. For examples, different types of the irrigation, fertilizers and proper irrigation, the growth of the crop production, the different revolution present in these points. इसमें different type का revolution आता है। For example, जैसे green revolution, हरित क्रांति कहा जाता है। इसमें फूड और ग्रेन्स यानी जो सीड्स होते हैं, जो अनाज होते हैं, उनको डेवलपमेंट किया जाता है, जो हमारे फूड का सोर्स होते हैं। दूसरा ब्लू रिवोल्यूशन, जिसे हम लोग नीली क्रांति कहते हैं, इसमें हम फिश का डेवलपमेंट, फिश के प्रोडक्शन, डेवलपमेंट्स एंड ग्रोथ का स्टडी करते हैं, जिसे ब्लू रिवोल्यूशन। व्हाइट रिवोल्यूशन इन दिस, जिसे श्वेत क्रांति के नाम से जानते हैं, इसे श्वेत क्रांति कहते हैं। इसमें मिल्क का प्रोडक्शन किया जाता है, मिल्क की देख रेख और उसके प्रोडक्शन का से संबंधित इसमें हमें डिटेल जानकारी होती है। नेक्स्ट होता है येलो रिवोल्यूशन। इसमें क्या होता है, आयल प्रोडक्शन, आयल फार्मिंग एंड डेवलपमेंट्स एंड ग्रोथ का डिटेल स्टडी करते हैं। गोल्डन रिवोल्यूशन मींस यानी कि सुनहरा क्रांति कहते हैं। इसमें क्या होता है, पल्सेस यानी जो दालें होती हैं, जो दाल की कैटेगरी में आती हैं, जिनसे हमें दाल मिलता है, इनका स्टडी डिटेल किया जाता है। इनके फार्मिंग के लिए इसमें डेवलपमेंट्स होता है। तो इन दिस सस्टेनेबल एग्रीकल्चर देयर आर डिफरेंट एडवांटेज ऑफ दिस पॉइंट्स, कंजर्विंग नेचुरल रिसोर्सेज। इससे फायदा क्या होता है, जब ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर यूज किया जाता है, तो इसमें पहला पॉइंट है कंजर्विंग द नेचुरल रिसोर्सेज, यानी जब हम अच्छे तरीके से फार्मिंग करते हैं, तो इसमें पहला पॉइंट आता है कि इससे हमारा जो नेचुरल रिसोर्स होते हैं, जो प्राकृतिक स्रोत होते हैं, जिसमें वाटर, एयर, सॉइल, ये हमारा कंजर्व रहता है, मतलब संरक्षित रहता है जब एक तरीके से स्टडी करते हैं। दूसरा, मेंटेन द एनवायरमेंटल बैलेंस, यानी जो एनवायरमेंट का जो बैलेंस है, जो तालमेल है, वो बना रहता है। तीसरा पॉइंट है कोपिंग विद चेंजिंग ह्यूमन नीड्स, और जो ह्यूमन की जो आवश्यकता है, फूड है, रिसोर्स, फूड, क्लोथ्स, होम्स, मेडिसिन आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नीड्स, उनकी जो है आवश्यकता की प्राप्ति होती है। तो ओके स्टूडेंट्स, इन दिस पॉइंट्स। एंड नेक्स्ट, इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर। यह भी क्या है, एक तरीके का एग्रीकल्चर है, जो कि क्रॉपिंग ना होकर के बल्कि कुछ अदर एनिमल के थ्रू उनका फार्मिंग किया जाता है। तो ये हमारे ये समाकलित कृषि कह सकते हैं, एकीकृत कृषि कहा जा सकता है, जिसमें डिफरेंट टाइप का ये ऑक्युपेशन के रूप में इनको डेवलप किया जाता है। फॉर एग्जांपल, इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर, अदर फार्मिंग ऑफ द एग्रीकल्चर, इसको हम कह सकते हैं कि अदर फार्मिंग करने का एक दूसरा तरीका होता है, जिससे जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन की आवश्यकता की पूर्ति कर सके। तो फॉर एग्जांपल पीसी कल्चर मींस फिश, फार्मिंग ऑफ द फिश, जिसमें फिश का डेवलपमेंट, ग्रोथ, ये किया जाता है पीसी कल्चर के अंतर्गत। दूसरा, एक्वा कल्चर। एक्वा मींस जो एक्वेटिक एनिमल्स जैसे क्रैब्स, फ्रॉग्स, ये पाइला, यूनियो, मोलस्क, इन सब का जो एक्सुअस एनिमल्स होते हैं, जो जल में पाए जाते हैं, उनके अंतर्गत इनका स्टडी करते हैं, क्योंकि इनका भी कहीं न कहीं यूज किया जाता है। एपीकल्चर
बी फार्मिंग कहते हैं, मधुमक्खी पालन कहते हैं, जिनका इसी चैप्टर में स्टडी करेंगे। सेरीकल्चर, जिससे सिल्क का प्रोडक्शन होता है, रेशम बनता है, रेशम से क्लोथ्स बनाए जाते हैं। और नेक्स्ट पोल्ट्री फार्मिंग, जिसे मुर्गी पालन कहते हैं, मुर्गी पालन, और उसमें किस प्रकार से उसका ग्रोथ डेवलपमेंट होता है। फिशरी मीन्स होता है पिग, जिसे सुअर कहते हैं, सुअर पालन, यानी इसके अंतर्गत सुअर पालन का डेवलपमेंट ग्रोथ किया जाता है। एंड लास्ट लाइव स्टॉक प्रोडक्शन, जिसे एनिमल हस्बेंड्री कहा जा सकता है, पशुपालन कहा जा सकता है। तो इस सब के अंतर्गत ये फार्मिंग का एक दूसरा तरीका होता है जो एनिमल के रूप में इनको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किया जाता है। नाउ वी डिस्कस ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ये हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है? डिफरेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस, प्लांट्स and animals excreta waste material developments and decomposing to form of the organic decomposed। यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है? जैविक कृषि, जिसमें कि सूक्ष्मजीवों की सहायता से जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, प्लांट बॉडी पार्ट्स एंड एनिमल्स एक्सक्रेटा, ये डिकम्पोज हो जाते हैं और डिकम्पोज होकर के क्या करते हैं कि उनका यूज किया जाता है, जिससे क्रॉप एग्रीकल्चर का जो फार्मिंग होती है ग्रोथ और डेवलपमेंट्स में हेल्प मिलता है। तो इन दिस फार्मिंग देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फार्मिंग एंड डेवलपमेंट्स ऑफ द ग्रोथ। The advantage of the organic farming prevents of the pollution। यानी क्या होता है, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग करने से क्या होता है? प्रदूषण से बचाव होता है, यानी पोल्यूशन नहीं होता है। जब हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, डिकम्पोज्ड फर्टिलाइजर का यूज करते हैं, तो इससे हमारा जो एनवायरनमेंट होता है क्लीन होता है, तो प्रिवेंट ऑफ पोल्यूशन, मतलब प्रदूषण से बचाव होता है। दूसरा क्या होता है? वेस्ट एंड रिसाइकल्स, यानी जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, जो अपशिष्ट मटेरियल्स होते हैं, वो रिसाइकल्ड होता है, यानी फिर से वो उनको डिकम्पोजर के थ्रू, बैक्टीरिया एंड फंजाई के थ्रू वो डिकम्पोज होकर के फिर से एनवायरनमेंट में मिला देते हैं। तो ये वेस्ट मटेरियल का रिसाइकल करना। एंड थर्ड, ऑर्गेनिक फार्मिंग मेंटेन्स, क्या होता है? किसी ऑर्गेनिक जो फार्मिंग की जाती है, जो जैविक कृषि की जाती है, ये मेंटेन रहता है, ये बरकरार बना रहता है, सॉइल के अंदर जो ये मटेरियल्स होते हैं बने रहते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक फार्मिंग अंडरस्टैंड। एंड नाउ डिस्कस इंप्रूवमेंट्स ऑफ क्रॉप यील्ड्स, यानी कैसे इंप्रूवमेंट किया जाए क्रॉप यील्ड को, मतलब अच्छी उपज को बढ़ाने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए जाए, अच्छी उपज के लिए क्या क्या तरीके अपनाए जाए। तो इन दिस points the different types of the farming, there are crops or plants which are cultivated by humans for food, fodder, fibers, flowers, timbers, etc. There are about 2000 plant species developments are different types of the crop production. Now discuss types of the crops. There are different types of the crops in these points. For example, seeds, fruits, vegetables, pulses, cereals, spice। देखिए अब हम लोग टाइप्स ऑफ क्रॉप में, तो ये एक यानी जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि हम सभी लोग जानते हैं कि जो कृषि होती है उसमें डिफरेंट टाइप की ये क्रॉपिंग होती है, डिफरेंट टाइप का क्रॉप्स होता है। जैसे पहला है सीड्स के रूप में सीरियल्स होते हैं, अनाज, पल्सेस, दालें होती हैं, ऑयल्स एंड ड्राई फ्रूट्स आते हैं, ये सीड्स की कैटेगरी में आते हैं। दूसरा जो है फ्रूट्स के रूप में डिफरेंट टाइप के जो फ्रूट्स यूज किए जाते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, जिनका नेम हम सभी लोग जानते हैं, तो एप्पल, मैंगोज, गुआवास, डिफरेंट टाइप्स, ये बहुत से एग्जांपल्स आपको मिलेंगे। वेजिटेबल के रूप में डिफरेंट टाइप की वेजिटेबल्स, जिसमें रूट, स्टेम, लीव्स भी शामिल होते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के वेजिटेबल्स जो हम लोग प्रतिदिन यूज करते हैं। स्पाइसेस, मसाले, जो डिफरेंट टाइप के मसाले होते हैं, मसालों के रूप में जो हमारे भोजन को स्वादिष्ट बनाते हैं। एंड फोडर के रूप में, फोडर मीन्स होता है चारा, जो पशुओं के लिए चारा अवेलेबल होता है, जैसे सुडान, बरसीम और डिफरेंट टाइप की जो ग्रासेस होती हैं उनको डेवलपमेंट किया जाता है। एंड अदर क्रॉपिंग जस्ट लाइक इन्फ्लोरेसेंस, जैसे
ये होती कॉलीफ्लावर और अदर vegetables farming, this type of different crops. Okay students, crop season. Next point is crop season. सीजन क्या होती है? दो टाइप की होती है। जो क्रॉप की जाती है, क्रॉपिंग की जाती है, उसमें दो टाइप के सीजन्स होते हैं और दोनों टाइप के सीजन में क्रॉप के अलग अलग टाइप्स हैं। तो क्रॉपिंग सीजन देयर आर टू टाइप्स। फर्स्ट इज द खरीफ सीजन एंड रबी क्रॉप्स, यानी खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप क्या होती है? इन दिस क्रॉप ग्रो टू द क्रॉपिंग इन रेनी सीजन इन June to October. This type of season are called the summer season. ये जो खरीफ सीजन होती है उसे समर सीजन कहा जाता है, जो जून मंथ से लेकर अक्टूबर मंथ के बीच में जो क्रॉपिंग की जाती है उसे खरीफ क्रॉप कहते हैं। Some examples of the खरीफ crops just like pulses, paddy, maize, millet, etc. ये डिफरेंट टाइप की क्रॉपिंग होती है जिसमें ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, डिफरेंट टाइप की जो फूड मटेरियल्स होते हैं उन सब का ग्रोइंग किया जाता है, जिनका आगे क्लास में स्टडी होगा। लेकिन यहाँ पे हमें जनरली जानना है कि खरीफ क्रॉप्स क्या होती है। सेकेंड, रबी क्रॉप्स। दिस क्रॉप्स ग्रो टू द ड्यूरिंग द नवंबर टू अप्रैल। दिस क्रॉप इज कॉल्ड द विंटर क्रॉप। जो अब नवंबर से लेकर अप्रैल मंथ के बीच में जो क्रॉपिंग की जाती है, जो फार्मिंग की जाती है, उसे विंटर क्रॉप कहा जाता है। और रबी क्रॉप्स और विंटर क्रॉप्स। फॉर एग्जांपल्स व्हीट, बार्ली, जौ, ग्राम, चना, मटर, पी, मस्टर्ड आर डिफरेंट क्रॉपिंग इन दिस रबी क्रॉप्स इन दिस सीजन। Okay students, understand. And next points, improvements yields. Improvements yield means there are different agriculture farming and developments and improvements are different methods used in the farming. There are different improvements of the agriculture farming. There are three categories divided in the detailed study. In this chapter, detail farming, there are three main components or three parts. First is the crop production management, यानी किस प्रकार से क्रॉप को डेवलप करते हैं और उनको किस प्रकार से नियंत्रित करते हैं, ये क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। इनका डिटेल में डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में। दूसरा पॉइंट, क्रॉप वेराइटीज इंप्रूवमेंट्स। जो किसी भी क्रॉप को क्रॉपिंग की जाती है उसकी वेराइटी जो अच्छी हो, अच्छी किस्म की वैरायटी हो, उनका इंप्रूवमेंट किया जाए। जो अच्छी वैरायटी की ना हो उनको रोक दिया जाए। तो उसको किस प्रकार से मैनेज करते हैं। थर्ड पॉइंट, क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। क्रॉप की कैसे सुरक्षा की जाए जिससे क्रॉप में किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस ना हो और उनकी जो प्रोडक्शन हो वो अच्छी हो। तो इन दिस पॉइंट्स डिटेल स्टडी इन दिस चैप्टर। नाउ डिस्कस क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। अब हम लोग पहले पॉइंट पे आते हैं और आगे जो दो पॉइंट्स है इनका डिटेल इसी चैप्टर में होगा। लेकिन पहला पॉइंट्स जो अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। तो क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट मींस refers by controlling the various aspects of crop production to obtain maximum and best yield। यानी इसमें क्या होता है कि किसी भी प्रकार से जो उपाय किया जाता है क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए जिसमें कि उसकी जो पैदावार हो अधिक से अधिक हो और अच्छी क्वालिटी का हो, जिससे आने वाले जो समय में जो पॉपुलेशन बढ़ रही है वो कंट्रोल किया जा सके, उनकी आवश्यकता की पूर्ति की जा सके। तो in this crop production management are the three parts, the three components present in this points: nutrients, irrigation, cropping pattern। in detail इसमें हम लोग एक एक करके जिनका डिटेल हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट्स इस क्रॉप प्रोडक्शन का सबसे पहला पॉइंट होगा न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट। न्यूट्रिएंट्स होता है पोषक पदार्थ को किस प्रकार से मैनेज किया जाए। क्योंकि क्रॉपिंग के लिए सबसे कंपल्सरी चीज होती है कि उनको न्यूट्रिएंट मटेरियल, पोषक पदार्थ जैसे मिनरल मटेरियल, वाटर
जो फर्टिलाइजर के रूप में दिया जाता है वो किस प्रकार से होते हैं, कौन कौन से होते हैं। देयर आर डिफरेंट components present in this nutrients for use to the plants grow and developments. There are different types of the plants also requires organic inorganic elements for the buildings this structure and maintaining their metabolic process. The organic elements are called the nutrients. So there are 14. There are plants used in the 16 elements present in the plant nutrients. In these 16 nutrients, the 3 nutrients, oxygen, carbon and hydrogen. Oxygen and carbon in present the air. इसमें से जो होता है 16 में से जो 3 एलिमेंट्स होते हैं वो इन्वायरमेंटल होते हैं, इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे 3 कंपोनेंट्स में 2 जो होते हैं ऑक्सीजन और कार्बन। ऑक्सीजन और जो कार्बन होती है हवा में होते हैं यानी एयर में प्रेजेंट होते हैं। जो हाइड्रोजन होता है वो वाटर में होता है और जो शेष बचते हैं जो 13 कंपोनेंट्स होते हैं वो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, जिसे प्लांट्स न्यूट्रिएंट मटेरियल के रूप में एब्जॉर्ब करता है। तो देयर आर 16 components, there are 16 elements present in the environments or soil, air and water for the plants. जो प्लांट्स के लिए 16 होते हैं। तो आगे नेक्स्ट पॉइंट्स में हम लोग डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। तो these nutrients are 2 types, macronutrients and micronutrients. In these points, macronutrients means it is the more quantity in the plant body, जिनका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, अधिक मात्रा में। ऐसे कंपोनेंट्स जिनका अधिक मात्रा में प्लांट बॉडी में यूज किया जाता है उन्हें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। तो देयर आर 16 एलिमेंट्स इन द प्लांट्स आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर, ये 16 जो होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहा जाता है, अधिक मात्रा में प्लांट बॉडी में यूज किए जाते हैं। देयर आर 6 elements are called the macronutrients. And second is the micronutrients, means less amounts of use for crop or plants. There are 7 elements are micronutrients. जो प्लांट के लिए यूज किया जाता है वो 7, जो 7 होते हैं वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहे जाते हैं। जो कम मात्रा में प्लांट के लिए यूज किया जाता है, फॉर एग्जांपल आयरन, मैग्नीशियम, बोरॉन, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम एंड क्लोरीन. So there are these elements are called the macronutrients. Okay students, understand this point. In this points, manure means organic fertilizers. मैन्योर भी होता है खाद, जिसे फर्टिलाइजर के रूप में कहते हैं, नेचुरल फर्टिलाइजर. इट इज अ नेचुरल फर्टिलाइजर्स. दे आर प्रिपेयर्ड बाय द डिकम्पोजिंग एनिमल स्क्रेटा एंड मैन्योर्स इंक्लूड फार्मयार्ड मैन्योर्स, कंपोस्ट एंड ग्रीन मैन्योर्स. तो यह एक प्रकार का नेचुरल फर्टिलाइजर्स है, एक प्रकार का नेचुरल फर्टिलाइजर है जिसमें बायोटिक कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि प्लांट्स और एनिमल वेस्ट मटेरियल इन्वॉल्व होते हैं इस मैन्योर में. तो देयर आर 3 पॉइंट्स इन दिस मैन्योर्स आर नेचुरल फर्टिलाइजर्स. इन दिस पॉइंट्स FYM, फर्स्ट पॉइंट्स FYM फॉर्मयार्ड मैन्योर्स. फॉर्मयार्ड मैन्योर्स का मतलब हम लोग ये जान लें कि अपने घर में, अपने आंगन पे जो साफ सफाई के दौरान जो वेस्ट मटेरियल कलेक्ट होते हैं उसी फॉर्मयार्ड मैन्योर्स कहा जाता है. यानी अपशिष्ट मटेरियल्स होते हैं, ये किसी पिट में, गड्ढे में डाल दिया जाता है, डिकम्पोज होता है, फिर उसे खेतों में डाल दिया जाता है. तो इस तरीके से ये फार्म यार्ड
मटेरियल मैन्योर्स के रूप में होता है। फॉर एग्जांपल्स कैटल एक्सक्रीट। कैटल एक्सक्रीट माने पशुओं के अपशिष्ट पदार्थ जो वेस्ट मटेरियल काउ डंग या यूरिन एक्सक्रीट होता है वो होता है कैटल एक्सक्रीटा। यूरिन जो उसका मूत्र होता है। लीटर्स, लीटर्स का मतलब है जो कूड़ा करकट जो वेस्ट मटेरियल बनते हैं आसपास में। रफेज, रफेज का मतलब होता है जो चारा होता है, यानी रफेज जो रेशेदार मटेरियल्स होते हैं, प्लांट्स के पार्ट होते हैं वो रफेज कहलाते हैं। फोडर, फोडर मीन्स होता है चारा जिसे पशु यूज करते हैं फूड के रूप में। ये अपशिष्ट हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, तो ये सब मिलकर के फार्म यार्ड मैन्योर के अंतर्गत आते हैं। इसे शॉर्ट में FYM कहा जाता है। कभी कभी 1 नंबर का क्वेश्चन भी आता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FYM। तो फार्म यार्ड मैन्योर जो हम लोगों के आसपास में प्राप्त होता है। इन दिस सेकेंड पॉइंट्स कंपोस्ट। कंपोस्ट मीन्स होता है अपशिष्ट मटेरियल, यानी डीके एंड डिकेइंग वेस्ट मटेरियल कलेक्ट इनटू द पिट्स एंड पिट्स डिकम्पोज बाय द बैक्टीरिया एंड फंगस के थ्रू। ये जो डिकम्पोज हो जाते हैं तो ये डिकम्पोज होकर के फिर से वेस्ट मटेरियल के रूप में मैन्योर्स के रूप में प्राप्त होते हैं। तो फॉर एग्जांपल्स वेजिटेबल्स एंड एनिमल्स रिफ्यूज। वेजिटेबल्स जो घर में वेजिटेबल यूज होता है उसके बाद जो अपशिष्ट उसके वेस्ट मटेरियल होते हैं ये सब उसके बाद एनिमल रिफ्यूज, एनिमल के द्वारा अनेक प्रकार की एक्टिविटी के द्वारा जो वेस्ट मटेरियल प्राप्त होते हैं। फिशल मैटर्स ऑफ ह्यूमंस जो ह्यूमन के द्वारा जो अपशिष्ट चीजें निकलती हैं वेस्ट मटेरियल के रूप में, खराब चीजों के रूप में, वो भी इसी में शामिल होता है। सीवेज जो गंदा वाटर होता है, गंदे वाटर के साथ जो वेस्ट मटेरियल मिले होते हैं उसे सीवेज कहा जाता है। वीड्स जो खरपतवार होते हैं। क्रॉप्स स्टेबल जो प्लांट्स के जो पार्ट्स होते हैं खराब हो जाते हैं, सूख जाते हैं, ये सब होते हैं। फॉरेस्ट लीडर जंगलों से जो कूड़े निकलते हैं, जो खराब चीजें प्राप्त होती हैं उसे फॉरेस्ट लीडर कहा जाता है। तो ये कंपोस्ट ये सभी एक पिट में डाल दिया जाता है और कुछ दिन के बाद वो डिकम्पोज हो जाता है बैक्टीरिया और फंगस के थ्रू, और इस फिर से वो फर्टिलाइजर के रूप में मैन्योर के रूप में यूज होता है जो क्रॉप को डेवलपमेंट्स और ग्रोथ के रूप में फर्टिलाइजर के रूप में यूज किया जाता है। इन दिस पॉइंट्स थर्ड पॉइंट्स इज द ग्रीन मैन्योर्स जिसे हरी खाद के रूप में जानते हैं। ये ग्रीन मैन्योर्स क्या होता है कि प्लांट की ग्रोइंग कराने से पहले उसमें कुछ अपशिष्ट प्लांट को ग्रो कराया जाता है, कुछ अदर की प्लांट को ग्रो कराया जाता है जो कि फिर उसी में प्लाविंग करके उनमें मिला दिया जाता है जो डिकम्पोज होकर के फिर से उसमें डिकम्पोजर का काम करते हैं, फर्टिलाइजर का काम करते हैं, जैसे मल्चिंग। इन दिस पॉइंट्स द ग्रोइंग ऑफ मल्चिंग बाय प्लाविंग एंड मिक्सिंग green crop with soil to improve the physical structure and fertility. They are leguminous and non-leguminous. क्या होता है कि उसमें जो हरे प्लांट्स होते हैं, कुछ वीड्स होती हैं, घासें होती हैं जो कि क्रॉपिंग करने से पहले उसमें उनका ग्रो कराया जाता है और फिर उसमें प्लाविंग कर दी जाती है, जुताई कर दी जाती है, उस सॉइल में मिला दिया जाता है। फिर क्या होता है कि ऐसी जो ग्रीन प्लांट्स होती हैं वो डिकम्पोज हो जाती है, डिकम्पोज होकर के सॉइल के अंदर फर्टिलिटी को बढ़ाती हैं, मैन्योर्स को बढ़ाती हैं जो प्लांट के लिए यूजफुल होता है। तो इन दिस पॉइंट्स लेग्यूमिनस एंड नॉन लेग्यूमिनस ये क्या होते हैं कि जो दलहनी फसलें होती है जिनसे पल्सेस मिलती है उन्हें लेग्यूमिनस कहते हैं, और उसके अलावा जो अदर्स होते हैं ये दोनों शामिल होते हैं इसमें। तो ये लेग्यूमिनस और नॉन लेग्यूमिनस दोनों इसके एग्जाम्पल मिलते हैं। सम एग्जाम्पल्स आर green manures in these points ढैंचा, सन, हम जिसे सन के रूप में सने के रूप में जानते हैं जो ये डिकम्पोजर्स होते हैं, ग्रीन होते हैं। ग्वार, काउपी जिसे जंगली मटर या और इसके अलावा मसूर होती है, बरसीम होती है, हॉर्स ग्राउंड यानी घोड़े की चना जिसे कहते हैं। इस तरीके से ये डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स होती हैं, डिफरेंट टाइप की ग्रीन ग्रास होती हैं जो कि
प्लांट को ग्रो करा करके उसमें प्लाविंग कर दी जाती है, मिक्स कर दी जाती है और डिकम्पोज होकर के न्यू प्लांट के लिए डिकम्पोजर्स फर्टिलाइजर के रूप में यूज होता है। तो इन दिस पॉइंट्स, इन दिस डिटेल, ओके स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंड इन दिस पॉइंट्स।